हेलो गाइस, मैं हूं आपका नरेटर अमित और आपका स्वागत है मेरे चैनल ई पैट्रॉन योर इंटरनेट बडी में। साल 2008 में मार्वल ने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को लॉन्च किया था आयरन मैन मूवी से। ये सिनेमैटिक यूनिवर्स अब इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको बीट करना काफी मुश्किल लगता है। बट 2000 से पहले मार्वल ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए थे अपनी मूवी यूनिवर्स को स्टैब्लिश करने के लिए, बट मार्वल का एक भी अटेम्प्ट कामयाब नहीं रहा, जिसके कई सारे रीजन थे, लाइक लो बजट, लिमिटेड क्रिएटिव कंट्रोल, क्योंकि उस समय मार्वल फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो अपनी मूवीज को क्रिएटिव कमांड ले सके, और ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी इन मूवीज को उस टाइम पे इतना खास नहीं मिल रहा था। आज इस वीडियो में मैं ऐसी ही एक मूवी की बात करने वाला हूँ। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, मैं बात करने जा रहा हूँ ईयर 1990 में रिलीज हुई मूवी कैप्टन अमेरिका की। ये मूवी डायरेक्ट की है एल्बर्ट प्यून ने, और इसके मेन किरदार में है मैट सेलिंजर एज कैप्टन अमेरिका एंड स्कॉट पॉलिन एज रेड स्कल। कैप्टन अमेरिका 1990 मूवी की IMDb रेटिंग है 3.2 आउट ऑफ 10 स्टार्स, जो कि काफी लो है, और ये मूवी ये रेटिंग डिजर्व करती है ड्यू टू इट्स पुअर एक्टिंग, बैड इफेक्ट्स एंड एक्शन सीक्वेंसेस। जब इस एरा में इंडिपेंडेंस डे, टर्मिनेटर 2 और मैट्रिक्स जैसी बेहतरीन मूवी आई, तो इस मूवी का पुअर डिस्प्ले इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। इस मूवी का मेजर प्लॉट कैप्टन अमेरिका की कॉमिक बुक से ही लिया गया है, बट इस मूवी ने काफी सारे मेजर चेंजेस किए हैं कॉमिक स्टोरी लाइन में। मूवी में कैप्टन अमेरिका का ओरिजिन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 में ही दिखाया गया है, और स्टोरी का मेन एंटागोनिस्ट है रेड स्कल। मूवी की कहानी में कैप रेड स्कल और जर्मन्स की मिसाइल को रोकने की कोशिश करते हुए अलास्का में आइस में क्रैश हो जाते हैं, और जब कैप आइस से बाहर आते हैं तो प्रेजेंट टाइम के यूएस प्रेसिडेंट को रेड स्कल से बचाते हैं, जो अब एक बहुत बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेड बन चुका था। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे सकर ऑफ सोल एंथोलॉजी स्टोरी की एक्सप्लेनेशन वीडियो डाली थी, जो कि काफी अच्छी वैम्पायर शॉर्ट स्टोरी है, सो डू चेक इट आउट। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस चैनल पे मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के अलावा इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो हिट द लाइक बटन एंड ड्रॉप अ कमेंट, इट मींस अ लॉट टू मी। एज यूजुअल इस वीडियो में मैंने कैप्टन अमेरिका 1990 के प्लॉट को डाइजेस्टेबल पार्ट्स में तोड़ के डिस्कस किया है, इसलिए मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूंगा। अगर आप स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए हुए टाइम स्टैम्प पे जा सकते हो, या फिर वीडियो में दिए हुए चैप्टर्स को भी यूज कर सकते हो। आइए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं मूवी की प्लॉट समरी की। मूवी की शुरुआत होती है पोर्टो विनेरे, फैसिस्ट इटली के एक छोटे से शहर से ईयर 1936 में, जब फैसिस्ट गवर्नमेंट एक टैलेंटेड बच्चे टेडिजो डी सेंटिस को ड्यूरिंग अ पियानो प्लेइंग सेशन किडनैप करके उसकी फैमिली को ऑन द स्पॉट ही एग्जीक्यूट कर देती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्यूरिंग 1922 टू 1943 इटली में फैसिस्ट गवर्नमेंट थी, जो एक दूसरा वर्ड है डिक्टेटरशिप को डिस्क्राइब करने के लिए। आर्मी ने इस बच्चे को एक्सपेरिमेंटल फैसिस्ट सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट के लिए किडनैप किया था। फिर सीन कट होके मूव करता है फोर्ट्रेस लोरेंजो पे, जहां मिलिट्री ने एक्सपेरिमेंटल लैब बना रखी थी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। यहाँ आर्मी जनरल डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि उनके रैट पे किए गए सीक्रेट एक्सपेरिमेंट ने रैट को एक बहुत ही ग्रूसम एंड मॉन्स्टरस वे में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। एक्सपेरिमेंट से रैट की स्ट्रेंथ एंड पावर दोनों ही 2 गुना बढ़ गई थी। तभी इस प्रोसेस की इन्वेंटर डॉक्टर मारिया वेसेली को दिखाया जाता है, जो कि आर्मी के इस प्रोसेस को एक छोटे बच्चे पे टेस्ट करने की स्टेप से काफी नाराज थी। डॉक्टर वेसेली इस प्रोसेस को सिर्फ हैंडीकैप बच्चों के लिए यूज करना चाहती थी। वेसेली इसका विरोध करती है, बट आर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले ही वेसेली को वहां से भागना पड़ता है। उसके बाद साइंटिस्ट की चीखों के बाद ये सीन कट हो जाता है और कहानी जंप होके ईयर 1943 ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे मूव कर जाती है। अब करंट यूएस प्रेसिडेंट को डॉक्टर वेसेली के बारे में बताया जाता है, जो प्रोजेक्ट रेनिसेंस की हेड साइंटिस्ट थी। इस प्रोसीजर से हैंडीकैप इंसान को पावरफुल और एथलेटिक बनाया जा सकता था, और इटालियन चाइल्ड सैंटोस, जिसका अब कोड नेम है रेड स्कल, उसे हिटलर ने एम्प्लॉय कर लिया था। और अब यूएस ने भी एक वॉलंटियर ढूंढ लिया है कैलिफोर्निया से, जिसका नाम है स्टीव रोजर्स, जो कि पोलियो की वजह से आर्मी में मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था। इसके बाद सीन मूव करता है एक कैफे की बेसमेंट में, जहां सीक्रेट मिलिट्री बेस में सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा था। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहता है, और अब स्टीव का पोलियो पूरी तरह से क्योर हो जाता है, और स्टीव विजिबली स्ट्रॉन्ग लगने लगता है। तभी एक अंडरकवर नाजी स्पाई वहां पे ओपन फायर कर देता है, और इस अटैक में डॉक्टर वेसेली मारी जाती है, और ये नाजी स्पाई सभी इक्विपमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। स्टीव इस स्पाई को रोक लेता है, बट इस प्रोसेस में स्टीव को भी 2 बुलेट्स लग जाती हैं। जब स्टीव को होश आता है तो उसे लेफ्टिनेंट फ्लैनिंग और कर्नल लुइस बताते हैं कि रेड स्कल ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यूएस पे फायर करने का प्लान कर रखा है, और स्टीव रेड स्कल को रोकने के मिशन पे चल जाता है। लॉन्च साइट पे जाते टाइम लुइस स्टीव को बताता है कि उसकी कॉस्ट्यूम एंड शील्ड दोनों ही बुलेट प्रूफ हैं, जो कि डॉक्टर वेसेली ने उसके लिए बनाई हैं, और ये कैप्टन अमेरिका की आइकॉनिक कॉस्ट्यूम का बहुत ही खराब वर्जन है। और लुइस बताता है कि सुपर सोल्जर प्रोसेस और कॉस्ट्यूम एंड शील्ड को बनाने का प्रोसेस सिर्फ डॉक्टर वेसेली के हेड में ही था, और इसलिए अब स्टीव इकलौता सुपर
सोल्जर है और स्टीव का कोड नेम है कैप्टन अमेरिका। कैप रेड स्कल के सीक्रेट बेस पे पहुंचते हैं और फिर हमें कुछ टेरेबल एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। फाइनली रेड स्कल एंड कैप की फाइट होती है। इसमें रेड स्कल का अपर हैंड रहता है और वो कैप को एक पिन से जो कि सेडेटिव से लैस होती है वो करके बेहोश कर देता है। जब कैप को होश आता है तो वो मिसाइल पे अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं। तब रेड स्कल उससे बताता है कि ये मिसाइल व्हाइट हाउस की तरफ एम है जो कि यूएस प्रेसिडेंट को मारने के लिए प्लान की गई है। इससे पहले कि रेड स्कल मिसाइल को फायर कर पाता, कैप रेड स्कल के हाथ को पकड़ लेते हैं। रेड स्कल अपने आप को बचाने के लिए अपना ही हाथ काट देता है और मिसाइल कैप को लेकर व्हाइट हाउस की तरफ निकल जाती है। जब मिसाइल वॉशिंगटन पहुंचती है तो एक यंग के टॉम किम्बल कैप की फोटो ले लेता है, बट ड्यूरिंग द फ्लाइट कैप मिसाइल के फिन को किक कर देते हैं जिसकी वजह से मिसाइल का प्रोजेक्शन चेंज हो जाता है और ये मिसाइल अलास्का में जाके क्रैश कर जाती है। इसके बाद स्टोरी फिर 50 ईयर्स जंप कर जाती है और इस दौरान किम्बल जो कि एक एक्स वियतनाम वॉर हीरो था, यूएस प्रेसिडेंट बन चुका था और अपने दूसरे ही साल में वो प्रो एनवायरमेंट पॉलिसीज को पुश करने लगता है। इस मूव से काफी सारे मिलिट्री ग्रुप किम्बल से खुश नहीं थे। इन मिलिट्री ग्रुप्स को हेड कर रहा होता है लेफ्टिनेंट फ्लेनिंग जो अब आर्मी जनरल बन चुका था। इसके बाद फ्लेनिंग जाके रेड स्कल और उसके शैडो ग्रुप के दूसरे लोगों से मिलता है। उसका कहना था कि उन्हें किम्बल को रोकना होगा, उन्हें किम्बल की रोम की ट्रिप पे उसे मारना होगा, जिसके जवाब में रेड स्कल का कहना था कि वो इन लीडर्स को मारना नहीं चाहता क्योंकि पास में जब भी उनके ग्रुप ने ऐसा किया है तो मरने वाले लोग अक्सर लेजेंड बन गए हैं, जिसकी वजह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन को काफी नुकसान हुआ है, लाइक मार्टिन लूथर, कैनेडी ब्रदर्स ईटीसी, जिसका मतलब था इन लोगों की एग्जीक्यूशन में भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था। रेड स्कल कहता है कि वो किम्बल को किडनैप करके उसके ब्रेन में एक माइंड कंट्रोलिंग इम्प्लांट लगाएगा ताकि वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के एजेंडे को पुश कर सके किम्बल के द्वारा। इस दौरान रेड स्कल ने काफी सारी प्लास्टिक सर्जरीज करवाई थी अपनी लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए और उसकी एक असैसिन बेटी भी होती है जिसका नाम था वैलेंटीना। इस दौरान अलास्का में एक रिसर्च टीम को कैप की फ्रोजन बॉडी मिलती है। जब ये साइंटिस्ट कैप को अपने कैंप में ले जाके डीफ्रोज करते हैं तो कैप कंफ्यूज होकर वहां से भाग जाते हैं। कैप अभी भी अपने आप को ईयर 1943 में ही समझ रहे होते हैं। भागते वक्त कैप की फोटो रिसर्चर ले लेते हैं जिससे ये फाइंडिंग इंटरनेशनल न्यूज का हिस्सा बन जाती है और कैम्बल और रेड स्कल दोनों को ही कैप का पता चल जाता है। कैम्बल आर्टिकल पढ़ते ही अपने बचपन के दोस्त सैम को फोन करता है जो कि अब एक जर्नलिस्ट है। सैम से किम्बल ने बचपन में कैप की फोटो शेयर की थी। सैम फौरन ही कैप को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी ओर रेड स्कल भी अपनी बेटी को कैप को ढूंढ के मारने को बोलता है। कैप पे कनाडा में रेड स्कल के गुंडे अटैक कर देते हैं जिससे उन्हें सैम बचाता है। सैम कैप को सब बताता है इंक्लूडिंग रेड स्कल और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बट कैप सैम पे यकीन नहीं करते सिंस ये उनके लिए काफी कंफ्यूजिंग था। कैप सैम की गाड़ी में लगा हुआ मेड इन जर्मनी का टैग नोटिस करते हैं क्योंकि वो गाड़ी एक वॉल्क्सवैगन पिकअप ट्रक था। इसकी वजह से कैप सैम को जर्मन समझ लेते हैं और सैम से उसका ट्रक लेके वहां भाग जाते हैं। कैप ट्रक में छुप के अमेरिका पहुंचते हैं और अपने घर कैलिफोर्निया जाते हैं अपने लव इंटरेस्ट बर्नीस से मिलने। टू हिज सरप्राइज बर्नीस अभी भी जिंदा थी बट अब वो काफी ओल्ड हो चुकी थी और बर्नीस ने किसी और इंसान से शादी कर ली थी। वो बर्नीस की एक बेटी भी थी शैरोन। शैरोन कैप की हेल्प करती है हिस्ट्री टेप्स दिखा के। सैम कैप का एड्रेस निकाल लेता है और उससे मिलने उसके कैलिफोर्निया वाले घर जाने का प्लान बनाता है जो वो किम्बल के साथ भी शेयर करता है, जिसे किम्बल पे स्पाई कर रही वैलेंटीना भी सुन लेती है। जब सैम कैप के घर पहुंचता है तो वैलेंटीना और उसके गुंडे कैप को ढूंढते हुए बर्नीस के पास आ जाते हैं और सैम और बर्नीस को जान से मार देते हैं और बर्नीस के हस्बैंड को भी बुरी तरह इंजर्ड कर देते हैं। कैप एंड शैरन को हॉस्पिटल में चल रही न्यूज से पता चलता है कि रेड स्कल ने प्रेसिडेंट किम्बल को किडनैप कर लिया है रोम से। सैम ने कनाडा में कैप को बताया था कि रेड स्कल की पास्ट हिस्ट्री डॉक्टर वसेली की डायरी में है, तो कैप एंड शैरन सीक्रेट बेसमेंट लैब में डायरी को ढूंढने जाते हैं जहां वैलेंटीना और उसके गुंडे भी आ जाते हैं। कैप एंड शैरन इन गुंडों से बच के इस डायरी को लेके वहां से भागने में कामयाब रहते हैं। शैरन को इटालियन लैंग्वेज रीड करना आती थी जिस वजह से वो डायरी से पता लगा पाती है कि वसेली को भी रेड स्कल का नाम नहीं पता था, पर डायरी में रेड स्कल के पुराने घर का पता मिल जाता है। कैप एंड शैरन इटली में रेड स्कल के घर पहुंचते हैं जहां से दोनों को एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। इसमें रेड स्कल की फैमिली के मर्डर की रिकॉर्डिंग होती है जिसे शैरन अपने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेती है। कैप एंड शैरन पे वैलेंटीना और उसके गुंडे अटैक कर देते हैं जिससे दोनों बच जाते हैं और वैलेंटीना के पर्स से कैप और शैरन को रेड स्कल की लोकेशन पता चल जाती है जो कि फोर्ट्रेस लोरेंजो ही थी। वहां पहुंचते हुए कैप एंड शैरन के पीछे दोबारा वैलेंटीना के गुंडे लग जाते हैं। शैरन अपने आप को उनके हवाले कर देती है ताकि कैप कैसल में जा सके। मीनवाइल किम्बल एक एसिड का यूज करके अपनी सेल के लॉक्स तोड़ देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, बट रेड स्कल और उसके आदमी किम्बल को रोक लेते हैं, जिसके बाद किम्बल सुसाइड करने की कोशिश करता है। बट तभी कैप भी अपनी कॉस्ट्यूम पहन के कैसल में एंटर कर जाता है और किम्बल को मिडवे ही कैच कर लेते हैं एंड कैप एंड किम्बल मिल के रेड स्कल के आदमियों को मार देते हैं। तभी रेड स्कल शैरन को यूज करके
कैप को रोकने की कोशिश करता है, बट शेरोन वैलेंटीना को धक्का दे के वहाँ से भाग जाती है। और फिर एक बार कैप एंड रेड स्कल लड़ते हैं, बट इस बार कैप रेड स्कल पे हावी होते हैं। इसके बाद रेड स्कल वहाँ से भाग के अपने पियानो के पास पहुँचता है। अपने आप को हारता हुआ देख रेड स्कल पियानो में लगे न्यूक्लियर बम को एक्टिवेट कर देता है और उसका डेटोनेटर अपने पास ले लेता है। तभी वैलेंटीना को कैप को शूट करने से रोकते वक्त शेरोन के बैग से टेप रिकॉर्डर गिर जाता है। इसे कैप प्ले कर देते हैं और इससे सुन के रेड स्कल कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, पर इससे पहले कि रेड स्कल डेटोनेटर को दबा पाता, कैप उसे अपनी शील्ड से अटैक करके इस कैसल से नीचे गिरा देते हैं और वापस आती हुई शील्ड वैलेंटीना को बेहोश कर देती है, जो कैप पे गन फायर करने ही वाली थी। जिसके बाद पूरी यूएस आर्मी कैसल में आ जाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। मैं कैप्टन अमेरिका 1990 को दूंगा 0.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बात करें एंटरटेनिंग फैक्टर की तो ये मूवी बिल्कुल एंटरटेनिंग नहीं है ड्यू टू इट्स पुअर एक्टिंग एंड लो बजट। इस मूवी में स्टोरी के लिए काफी अच्छा सोर्स होने के बावजूद भी मूवी में काफी सारी वेरिएशंस की गई हैं, जैसे कि स्टीव रोजर्स को पोलियो होना, रेड स्कल का ओरिजिन इटालियन होना जो कि एक्चुअल में जर्मन जोहान स्मिथ था, और अगर रेड स्कल को नाजी एलाई ही बनाना था तो उसे इटालियन ओरिजिन देने का सेंस समझ में नहीं था। और इसी वजह से इस मूवी को 3 स्टोरी जंप लेने पड़ते हैं जो कि इस मूवी में नेसेसरी नहीं थे। और मिसाइल लॉन्च के टाइम पे रेड स्कल कैप के हाथ काटने की बजाय अपना खुद का हाथ काट लेता है, जो कि थोड़ा वियर्ड था क्योंकि अकॉर्डिंग टू सुपर सोल्जर प्रोग्राम ये इंसान 2 गुना समझदार और 2 गुना ज्यादा ताकतवर है, बट उसको सबसे बेस्ट ऑप्शन उस समय अपना हाथ ही काटना लगता है, जो कि काफी सिली राइटिंग मूव लगता है। और साथ ही रेड स्कल की ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो कि कॉमिक्स में काफी पॉपुलर है लाइक हाइड्रा, मूवी में यूज नहीं किया गया है, जो कि काफी आसानी से यूज किया जा सकता है ना। सबसे बड़ा ब्लंडर है मेन कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका के ओरिजिन कैलिफोर्निया से होना, ना कि ब्रुकलिन से। साथ ही कैप को सिगरेट पीते हुए दिखाना और बिकनी में घूमती हुई लड़कियों को घूरते हुए दिखाना भी काफी इनअप्रोप्रिएट है फॉर अ कैरेक्टर लाइक कैप्टन अमेरिका। अगर बात की जाए वॉचिंग सोर्सेज की तो ये मूवी यूट्यूब पे अवेलेबल है और उसका वॉचिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद ये मूवी देखने की जरूरत नहीं है। और बात की जाए वॉचिंग रिकमेंडेशन की, अगर आपको इस मूवी का प्लॉट अच्छा लगा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कैप्टन अमेरिका, द फर्स्ट एवेंजर एंड द विंटर सोल्जर, जो कि फार बेटर मार्वल मूवीज है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय, पीस आउट।